Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th, Social Science, We and Our World. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 13, Colonialism and Urban Change. And in this chapter, we have discussed about the deurbanization, urbanization of Calcutta, and urbanization of Delhi. In Delhi, we have completed many qualities of Delhi, many planning committees of Delhi like town duty committees, municipal committee, and Imperial Delhi Committee, Raisana Municipal Committee, occasions and New Delhi. We have discussed New Delhi Municipal Committee, NDMC, Delhi Improvement Trust, and Delhi Development Authority, DDA. ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर पुलिस एंड रेलवेज अंडर द ब्रिटिश, और ब्रिटिश शासन में रेलवेज किस तरह से चली हमारे देश में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. पुलिस इन दिल्ली. एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. देखिए, एक कुशल प्रशासन के लिए को ज़रूरत होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की. इन 1857 द ब्रिटिश लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक पुलिस सिस्टम अंडर इंडियन पुलिस एक्ट. 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों को एक लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, एक कमेटी की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम पुलिस सिस्टम कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी. ठीक है. और वो 1857 में इंडियन पुलिस एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में पुलिस सिस्टम की व्यवस्था की गई, फाउंड किया गया. लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू रेगुलर फोर्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे रेगुलर फोर्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया. आ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि जो इंडियन पुलिस एक्ट था 1857 में पास हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था. आ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक्ड आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी. एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जो कि जिले का मुखिया होता है पुलिस सिस्टम के अंदर, और वो अपने साथ उसकी हेल्प के लिए डीएसपी होते हैं. ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी हेल्प के लिए डीएसपी होता है काम करने के लिए. ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थानाज अंडर दरोगाज. पूरे जिले को थानों में डिवाइड किया गया, जिसका मुखिया दरोगा होता है. विलेज एंड टाउन्स वर लुक्ड आफ्टर बाय चौकीदार एंड कोतवाल्स. गाँव के अंदर चौकीदार की व्यवस्था की गई और शहरों में, टाउन्स में कोतवाल की व्यवस्था की गई, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते थे. In 1912, Delhi's first chief commissioner was appointed and handed over the duties and responsibilities of Inspector General of Police, IG से बोलते हैं. 1912 के अंदर दिल्ली के जो चीफ कमिश्नर था उसे दिल्ली पुलिस का जो IG, देखिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया और उसे सारी पावर्स दी गई. In 1946, Delhi Police was restructured with the appointment of Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendents. और यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली पुलिस को जो था उसमें अपॉइंटमेंट हुई इंस्पेक्टर जनरल की, डिप्टी इंस्पेक्टर की और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुपरिटेंडेंट्स की. देखिए, द पुलिस अंडर द ब्रिटिश वर गिवन लो सैलरीज बट ग्रेट पावर्स. जो पुलिस थी ब्रिटिश के अंतर्गत, उन्हें कम सैलरी दी जाती थी लेकिन उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा. इट मेड दैम क्रूअल एंड करप्ट. इससे क्या, वो अपनी पावर्स का वो नाजायज़ यूज़ करते थे, क्रूअल हो गए, निर्दयी बन गए, और उनकी सैलरी कम थी, वो लोग रिश्वत भी लेते थे, करप्ट भी हो गई पुलिस उस समय. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रेलवेज अंडर द ब्रिटिश. रेलवेज के बारे में करते हैं. रेलवेज की शुरुआत कब हुई इंडिया में, ये सारी बातें. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड. भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिट के लिए और अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए की थी. एक बात ध्यान रखिए, भारत के अंदर जितनी भी शुरुआत अंग्रेजों ने की, चाहे उसका फ़ायदा हमें आज मिल रहा है,
हमने बहुत डेवलपमेंट किया उसके अंदर, लेकिन अंग्रेजों ने कभी ये नहीं सोचा था, ब्रिटिशर ने, कि हमने भारत को फ़ायदा पहुंचाना है। उनका मकसद एक ही होता था, खुद को फ़ायदा पहुंचाना, चाहे वो रेलवेज़ हो, पुलिस हो या कोई भी चीज़ हो। बट रेलवेज ब्राउट मैनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ इंडिया, लेकिन रेलवेज ने हम जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अलग अलग क्षेत्रों से, डिफरेंट पार्ट से जो लोग थे एक दूसरे के संपर्क में आए। दिस कम्युनिकेशन ब्राउट अबाउट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल लेवल्स, नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। जब ट्रेन में एक जगह दूसरी जगह जाने लगी, सभी लोग उसमें जाने लगे, तो उनका कम्युनिकेशन आपस में होने लगा। उससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई, सोशल लेवल्स के प्रति वो जागरूक हो गए, और एजुकेशन और फ्रीडम के प्रति भी, और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन जो उनका विदेशों से उनका शोषण हो रहा था, इसके बारे में वो लोग जागरूक हो गए, एक दूसरे से विचार विनिमय वो करने लगे। इंडियन रेलवेज मेड अ बिगनिंग on April 6, 1853, when the very first train ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane। सबसे पहली ट्रेन थी जो इंडिया के अंदर 6 अप्रैल 1853 को चली, जो कि 21 किलोमीटर की तक चली थी। ये बॉम्बे से थाने तक चली थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 14 रेलवे कैरिजेस, इसमें 14 रेलवे कैरिज थे, यानी कि डब्बे 14 थे, एंड 400 गेस्ट्स, उसमें 400 अतिथि बैठे हुए थे। दिस इज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, यू कैन सी। ओके स्टूडेंट्स, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। किस तरह से, किस लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को, देखिए। कमर्शियल एडवांटेज, रेलवेज कलेक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम फील्ड्स एंड माइंस एंड सेंड देम टू द पोर्ट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजों ने जितना भी काम किया भारत के अंदर, वो उन्होंने भारत की भलाई के लिए नहीं किया, इवन अपने फ़ायदे के लिए किया। तो रेलवेज का काम क्या था मुख्यतः, कि वो लोग जितने भी फील्ड से रॉ मटेरियल मिलता था उसको इकट्ठा करते थे, माइन से इकट्ठा करते थे, और साथ में उन्हें अपने जो ट्रांसपोर्ट करते थे पोर्ट तक पहुंचाने में, बंदरगाह तक पहुंचाने, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को सारा माल खपत के रूप में कच्चा माल मिल सके। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, रेलवे सेफगार्डेड द ब्रिटिश पोसेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू एनेबल क्विक मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये था कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे ही कहीं पर कोई ब्रिटिश के खिलाफ कोई आंदोलन होता या कोई विद्रोह होता, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जल्दी से क्विक मूवमेंट हो जाती फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस, सेना की, वहाँ पर वो जल्दी से मूवमेंट कर सकते थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस भी उनको मिलता था, इनके शासकीय सुविधा भी वो लोग वहाँ पर पहुँचा सकते थे। डिफेंस एस्पेक्ट, मोस्ट importantly the railway helped the British defense forces in India to the counter the military attacks of other imperialist countries। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी कोई किसी तरह का अटैक होता है, या दूसरे देश जो भारत के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी रेलवेज की हेल्प ली जाती थी। हु वर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस, जो भारत के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, तो उसी क्षेत्र के अंदर अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश थे, अपने व्यक्तियों को पहुँचा देते थे, जल्दी से जल्दी उसमें पहुँचा दिया जाता था। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम, रेलवेज ओपन न्यू एरिया वेयर इन्वेस्टमेंट अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। और रेलवेज एक ऐसा था जिसमें उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। द कालका मेल, देखिए यहाँ पे एक कालका मेल आई है, आप इसको अंडरलाइन कर लें, वन वर्ड क्वेश्चन आपका। द कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द एनुअल माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, देयर फैमिलीज, सर्वेंट्स एंड क्लर्क्स from the then imperial capital at Calcutta to the summer capital in शिमला। भारत के अंदर देखिए क्या था, गर्मियों, वैसे तो भारत के अंदर 1911 से पहले आपको मैं बता दूं कि जो था कि जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। उस कलकत्ता कैपिटल समर, हम कह सकते हैं कि वो समर की कैपिटल थी, लोग वहाँ पर रहते थे। लेकिन जैसे ही समर आता था, टू द समर, ये विंटर की कैपिटल थी, क्षमा चाहूँगा आपसे, विंटर कैपिटल थी। और समर के अंदर जो कैपिटल थी वो शिमला थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे या उनकी फैमिली थी, उनकी सर्वेंट क्लर्क थे, उन सबको शिमला पहुंचाने के लिए कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका एक ट्रेन चलाई गई थी। फ्रॉम कालका देयर इज स्टिल अ नैरो गेज टू शिमला दैट पासिस थ्रू 103 टनल्स, नाउ 102 टनल्स आर ऑपरेशनल नाउ। देखा है कि उस समय जो कालका से शिमला तक जाने के लिए एक छोटी पटरी बिछी होती थी, ठीक है जी, वहाँ पे छोटी ट्रेन चलती थी, कम डब्बों वाली ट्रेन चलती थी, और उसकी जो पटरियाँ बिछी होती हैं उनकी चौड़ाई भी कम होती थी।
और वो 103 गुफाओं से गुजरती, टनल से गुजरती थी। अब उनमें से 102 काम करती हैं, 102 टनल्स ही रह गई हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत में रेलवेज के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें हुई। इट ऑफन द पीपल ऑफ हायर कास्ट एज पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट हैड टू सिट टूगेदर। सबसे बड़ी बात क्या हुई, इसने क्या शुरू कर दिया कि जो हायर कास्ट के लोग थे वो लो कास्ट के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, बट इसमें बैठना पड़ा। मोरोवर्स इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास। सबसे बड़ी बात, जो फर्स्ट क्लास डब्बे होते थे उनके अंदर ट्रेन की फर्स्ट क्लास जो सुविधा थी उनमें इंडियंस को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था। इट वॉज रिजर्व फॉर यूरोपियंस, यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। बट इन एनी केस रेलवेज प्रोवाइडेड मैनी अवेन्यू प्रॉफिट मेकिंग फॉर द ब्रिटिश। लेकिन किसी भी तरह से देखिए, ये सारी बातें विरोध में भी थी, कुछ बातें लोगों ने विरोध भी किया ट्रेन का कि हमें उच्च जाति और निम्न जाति इकट्ठा बैठना पड़ेगा, और भारतीयों को भी फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट थे उनमें यात्रा ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी रेलवेज़ ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाया था। देखिए, डू यू नो इम्पोर्टेंट थिंग, इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया एंड द वर्ल्ड ऑफ सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए। एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो इंडिया का है, और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आते हैं हम आफ्टर यूएसए। इनके नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे इंडिया, बट इन एशिया इंडिया इज रेलवेज, इंडियन रेलवेज इज द फर्स्ट नंबर। इट कैरीज ओवर 23 मिलियन पैसेंजर डेली, दैट्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 23 मिलियन पैसेंजर हर रोज हम लोग ट्रैवलिंग ट्रेन के द्वारा की जाती है। इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ विद अ स्टाफ ऑफ ओवर 1.4 मिलियन पीपल। भारत के अंदर जो इंडियन रेलवेज है इसमें सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1.4 मिलियन पीपल इसमें काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अभी तक यहीं पढ़ना है। आपका पेज नंबर 150 एंड 151 यू हैव to read till here. Tomorrow we will discuss British impact on Indian painting, literature and architecture. Thank you. Have a nice day.